A very good afternoon to all of you. This is Bimal Kaur, and on the behalf of all the members of Hey Foodie, I would like to welcome our today's guest, Mr. Rahul Kashyap. He is the principal of Kolyachin School of Learning, and he is in teaching profession since 2006. In 2013, he founded Intellect Guidance Center, in which every year 150 to 250 students completed their education. He says teaching is my karma and dharma, and that is what make him happy. His dream is to open a school for poor children where they'll get education in free of cost. So it's a pleasure to have you in our show, and thank you so much for joining us and giving your precious time. Now I would like to call our today's host, Vidisha. She will take the session further, healthy chat with Hey Foodie. Thank you so much, sir. Thank you, Vimal. Good afternoon to you. Yeah, good morning. आवाज Afternoon. मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yeah, आवाज आ रही है आपकी. So healthy chat with Hey Foodie में आपका स्वागत है. हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमसे बात करने आए. इससे पहले कि हम अपने चैट शो की शुरुआत करें, मैं आपको Hey Foodie के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. So Hey Foodie is working with the motive and the aim, जो हमारा एक सपना है कि पूरे देश में जो लोग हैं वो हेल्दी फूड क्या होती है वो जाने, घर के हाथ के खाने का इम्पोर्टेंस क्या होता है वो जाने. So इस मोटिव से हम आए हैं और हम उन लोगों को फूड सर्व करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, बैचलर होते हैं और जिनको प्योर टेस्टी हेल्दी फूड की तलाश होती है. So this is all about Hey Foodie. Welcome you, sir. Thank you. जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में मैंने सुना कि यू बिलीव आपकी मतलब एजुकेशन इज कर्मा एंड धर्मा फॉर यू एंड दैट मेक्स यू हैप्पी. तो इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? मैम एक्चुअली में मेरे जो बेसिकली हम लोग की जो फैमिली है, एक्चुअली हम लोग बिहार से बिलोंग्स करते हैं और बिहार में अगर आपको मालूम होगा तो एक्चुअली में वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो रूढ़िवादी लोग टाइप की सोच होती है और बचपन से ही सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो बड़ा अगर लड़का है तो सरकारी नौकरी करे या फिर एक अच्छे पोस्ट पर जाए. तो एक्चुअली में मेरे बचपन से मेरा जो एजुकेशन हुआ हॉस्टल में हुआ. हम लोग बोर्डिंग स्कूल में रहे, पटना में बोर्डिंग स्कूल में रहे. उसके बाद फिर धनबाद आए तो यहाँ डीएवी कोलानगर से अपना स्कूलिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है और जो भी टीचर्स मेरे से कनेक्टेड रहे, हम लोग हर टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स हुआ करते थे. एक समय पे बहुत लगाव होता था टीचर से. तो टीचिंग क्या जो था वो बचपन से ही हम लोग के अंदर बहुत ही डाला गया. और जब मैं 12th पास किया यहाँ से डीएवी कोलानगर से, तो उसके बाद मुझे लगा कि एक्चुअल में आगे पढ़ाई के लिए जो एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होता है फैमिली का, वो उतना स्ट्रांग नहीं था हम लोग के पास. तो मैंने टीचिंग स्टार्ट किया. शुरुआत में टीचिंग मैंने जस्ट नॉर्मल पैसा कमाने के लिए ही, अपना स्कूलिंग भी होते चले. फिर मैंने पॉलिटेक्निक यहाँ धनबाद पॉलिटेक्निक से माइनिंग से मैंने पॉलिटेक्निक भी की. लेकिन जब मैं टीचिंग में एक बार स्टार्ट किया तो ऐसे बच्चे मिलते मुझे चल गए और टीचिंग में स्टाइल लोगों को इतना पसंद आता चला गया कि मेरा एम हो गया आगे चल करके कॉलेजेस इस सब में करूंगा. और जब मैंने रिसेंटली जब स्कूल खुला 2018 में, जब मैंने खोला स्कूल, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक्चुअली जब मैंने स्कूल खोला तो मैंने बहुत सारे फील्ड वर्क किया अपने आसपास के इलाके का फील्ड. तो वो फील्ड वर्क जब मैं कर रहा था तो मैंने देखा कि जो इकोनॉमिक से स्ट्रांग जो भी पेरेंट्स है वो तो बड़े बड़े सीबीएसई आईसीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, लेकिन वैसे बच्चे जो इकोनॉमिक जिसके पेरेंट्स बहुत ही वीक हैं, आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि कोई अगर छोटा मोटा राशन दुकान किए हुए हैं, ठीक है, कोई किसी पेरेंट्स ऑटो चलाते तो अपने बच्चे को कैसे भेज पाएंगे? उनकी तो मंथली इनकम भी 10,000 रुपये नहीं होती है. और अगर एक स्कूल का आप सीबीएसई स्कूल का देखिएगा तो 2-3-4 हजार रुपया तो फीस और बस वैन चार्ज लगा के हो जाता है. तो मैंने सोचा कि अभी मैं एक स्कूल करूं. तो मेरा जो स्कूल है वो रिसेंटली आप समझ लीजिए कि उन वर्गों को बिलोंग्स करता है जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है.
और चूंकि मेरा जो जितना इतने सालों का जो पढ़ाई का जितना या मैंने जो इतना पढ़ाया है, जो मेरिट है मेरे अंदर, या मैंने एक टीम बनाया, जब मैंने 2013 में जब कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो वहाँ पे एक अच्छी टीम मेरे साथ बन गई थी, बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ कनेक्टेड थे, तो उसको लेकर के फिर मैंने स्कूल बनाया। और रिसेंटली अभी हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में, 300 प्लस बच्चे हैं। होप सो इस साल अगर कोरोना नहीं होता तो हम लोग और अच्छा वो कर रहे होते। जी सर, उम्मीद है कि आप आगे भी बहुत अच्छा करेंगे और ये बहुत ही अच्छी और आपकी अनोखी सोच थी। सर, अगर हम बात स्टूडेंट के जीवन शैली की करते हैं, उसके लाइफस्टाइल की करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट का लाइफस्टाइल एक अलग डिसिप्लिन्ड वे में होना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि एक आइडियल स्टूडेंट के लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीजें, उसके खाने पीने में, उसके रहन सहन में कौन सी कुछ चीजें होनी चाहिए जो उसे फॉलो करनी चाहिए। एक्चुअली में देखिए, एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल, मैं बच्चों को और पेरेंट्स को सिर्फ एक ही सीख देता हूँ कि बच्चे में 3 चीज होनी चाहिए: डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। जो 3D का जो एक लोगो है वो मैं बच्चों में या पेरेंट्स को ऑलवेज बताता हूँ। कभी काउंसलिंग करता हूँ, असेंबलीज में जाता हूँ, तो मेरा पहला वर्ड ही होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, 18 प्लस हो गए हैं, कॉलेज में चले गए हैं, इवन पेरेंट्स, ऑल्सो पेरेंट्स के लिए भी डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जो उनको एक सोसाइटी को और सिविलाइज सोसाइटी को बनाने में बहुत हेल्पफुल है। आप आज हमारे देश में देख लीजिए, देश में सबसे डिसिप्लिन्ड जो सोसाइटी जो सर्कल है वो है हमारी आर्मी। आर्मी चाहे वो तीनों अंगों के कोई भी आर्मी हो, तीनों पार्ट का, वहां पे जो डिसिप्लिन है, वहां के जो अनुशासन जितना अच्छा है, आज वो हमारे देश को बचा के रखे हुए हैं। तो सोसाइटी को अगर बचाना है तो सोसाइटी में बच्चे चूंकि स्कूल कॉलेज में देखभाल कर रहे हैं, अगर वो डिसिप्लिन हो जाएं, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उन्हें अच्छे से रहना सहना सिखाएं उन्हें। जैसे आप चूंकि ये फूडी से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खान पान आज के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग हो चुका है। मैं कल देख रहा था टीवी शोज में बहुत सारे, चूंकि अभी कोरोना में मैं डिबेट देख रहा हूँ, तो मैंने देखा सुना है कि इंडिया में जो मोटापा जो है, जो जंक फूड से और ये सब चीजों से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और एक रिपोर्ट बता रही है, कल ही मैंने सुना, ये तो कल ही की बात है, जी न्यूज सुना था, कि 2030 में ये 40% तक चला जाएगा। और अभी कोरोना की जो बीमारी आई हुई है, जो कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है, ये वैसे लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जो ज्यादा हेल्दी हैं। तो मेरा सभी लोगों से कहना है, चाहे वो पेरेंट्स, खासकर पेरेंट्स से कहना चाहिए, बच्चे तो छोटे होते हैं, आप उनको जैसा डिसिप्लिन में रखोगे, शुरू से जैसा उसको सिखाओगे वैसे रहेंगे। मैंने अपने स्कूल में भी जंक फूड्स, हम लोग के स्कूल में बिल्कुल अलाउ नहीं है, बट एक फ्राइडे जो लास्ट डे स्कूल की होती है फ्राइडे, तो बच्चों को अलाउ है कि बिस्किट्स हो या दिस दैट आप ला सकते हैं, बट जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं। तो किसी भी तरह के जंक फूड नहीं करते हैं अपने स्कूल में। सुबह उठ करके जो अर्ली मॉर्निंग जो बच्चे उठते हैं, या कोई जब किसी घर में हम लोग जब 5 साढ़े 5 का जो समय होता है, जिसको लोग जब सनराइज से पहले का जो समय जो उठना चाहिए, उठ करके लोग जनरली एक्सरसाइजेस करते हैं। और उस समय, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं आपको बता दूं कि हरा मूंग वहाँ खाने का एक प्रचलन है। हम लोग हरा मूंग को फुला करके उसको जो वो रखते हैं, और जब वो 2-3 दिन तक जब वो अंकुरित हो जाता है, वो जो खाने का जो होता है वो बहुत टेस्टी बहुत ही होता है, आपके शरीर के लिए बहुत हेल्दी होगा। दूसरी बात है कि टाइमली, आज की डेट में ना चूंकि लोग इतने अनटाइम हो गए हैं कि लोग टाइम पे खाना नहीं खा पाते या नाश्ता नहीं कर पाते हैं। हम लोग घर में 8 बजे से पहले नाश्ता हो जाता है, 2-2:30 बजे आपका लंच हो जाता है,
ठीक है, रात में आपका 8 बजे के आसपास आपका डिनर हो जाता है, लेकिन आज की डेट में देखिए सब शिफ्ट हो चुका है। आज की डेट में 10 बजे से पहले किसी के घर में नाश्ता नहीं होता है और 3 या 4 बजे लोग फिर लंच करते हैं और खाना तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बज जाता है, जब तक कि टीवी बंद नहीं हो जाएगी। और आजकल बच्चे को या पेरेंट्स लोग को मैं देखता हूँ कि वो एक तरफ टीवी चल रही है, शोज खुद भी देखते हैं। एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम साथ में ये है ना कि पेरेंट्स लोग जो है वो जैसा खुद करेंगे बच्चे उसी को देख करके, आखिर इन्हीं बच्चे का सबसे पहला रोल मॉडल उनके मम्मी पापा होते हैं। तो अगर मदर और फादर अगर किसी घर की अगर डिसिप्लिन्ड हैं या उनके बड़े बुजुर्ग जिसको हम लोग दादा दादी कहते हैं, बहुत सारे घर में तो बहुत सभी लोग वो लोग के अंदर एक ज्यादा रहता है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक खान पीन आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जैसे आप लोग कर रहे हो अगर, तो मैं आप लोग की काफी सराहना करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको और भी बड़े लेवल पे ले जा करके करें। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये इन सारी बातों को सुनकर। सर आपने ये कोविड-19 सिचुएशन के बारे में भी थोड़ा जिक्र किया, तो हम इसके बारे में अगर बात करते हैं। हेलो, आवाज आ रही थी मेरी? हाँ जी सर, मेरे को आ रही थी। आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि कोविड-19 में कि हम लोग चीजें सीखी, उसमें एक था जो मुझे लगता है कि कहीं इस पैंडेमिक ने हमें घर के खाने का इम्पोर्टेंस सिखा दिया है। जो लोग बाहर खाते थे वो घर में खाने लगे हैं, उसको घर में बनाने लगे हैं, एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कोविड-19 सिचुएशन का? 100% ये जो कोविड-19 में ये जो लोग जब लॉकडाउन हो गया और क्या मैंने खुद भी जो मैं जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं मंचूरियन लाइक दिस, तो वो मैंने भी घर में ट्राई किया और मैं करवाया भी और वो काफी ज्यादा, मैं तो कहूँगा ऐसा टेस्ट कि मैं जिनको बनाने नहीं आता था, जो गांव घर से आए हुए हैं या जिन्होंने कभी ऐसा कुछ कोर्स नहीं देखा है, वो भी यूट्यूब और दिस की मदद से, ठीक है, काफी ज्यादा से चैनल्स हैं जिसकी मदद से वो लोग, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या, इससे एक बड़ी बात ये हुई कि सभी लोग घर में एक टेबल खाना सीख गए। जो पहले अपने अपने रूम में या कहीं बाहर खा के अलग अलग खा के आते थे, बच्चे कनेक्टेड हो गए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ। नहीं, काफी अच्छा चीज हुआ ये। जी सर, अगर जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे देश में जंक फूड के प्रति लोगों का खाने के रेशियो बढ़ने पे, तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में ये जो जंक फूड का फैशन है ये कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का असर है? ये तो आपने सही बात बताया है कि एक्चुअली जंक फूड्स जो है वो हमारी सभ्यता नहीं है। हम लोग की सभ्यता में जंक फूड्स कहीं भी नहीं है, चाहे वो नॉर्थ चले जाइए, साउथ चले जाइए, ईस्ट चले जाइए, वेस्ट चले, कहीं भी हम लोग चाउमीन और लाइक दिस तो कभी आज देखे नहीं। लेकिन रिसेंटली जब वेस्टर्न कल्चर आ गए, कुछ चाइनाज की जब कुछ प्रोडक्ट्स आने लग गई या आसपास के लोगों की, तो उससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो सभ्यता है वो चेंज होने लगा। खान पान तो खासकर देखिए एक्चुअली क्या है, सबसे पहला चेंज खान पान से ही होता है। किसी भी सोसाइटी में जब चेंजेस आती है तो रहन सहन वहां का अगर अच्छा हो, खान पान अच्छा होता है, तो सोसाइटी भी एक वेल डेवलप कहलाती है। और अभी जो है ये खासकर जंक फूड जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा, मतलब हर घर में ऐसा फैल गया है कि लोग को उसे बहिष्कार करने से नहीं बन रहा है। लेकिन अभी नाउअडेज लोग, अब घर में लॉकडाउन हो गया, बाहर में सब मिल नहीं रहे थे, तो सभी लोगों ने घर में ट्राई किया और अब ये नया चलन आ जाएगा। लोग चाहेंगे कि हम घर में ही उतना वो उस चीज को कंप्लीट करें, ताकि एक उससे क्या होगा कि पूरी फैमिली खाएगी। अगर कुछ लोग बाहर खाते हैं तो अगर सपोज दैट करिए कि जो वर्किंग मैन है या वुमेन है वो बाहर से खाना मंगा लेती हैं, लेकिन घर के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कभी कालिक हो पाती है ना, तो ये ज्यादा अच्छा हुआ कि सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं। जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से। सर बात अगर देश की करें, और चलिए मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल कुछ इस तरीके से है। नरेंद्र मोदी ने बात की थी आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या भारत सेल्फ डिपेंडेंट बना है या बन रहा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मेरी राय तो बस नरेंद्र मोदी की सर जो है उनके माननीय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनके साथ हूँ। और ये एक्चुअली में अभी आत्मनिर्भर भारत पहले से ही था। हमारा जो कल्चर है, हम लोग कहा जाता है 200 साल पहले सोने की चिड़िया हम लोग कहलाए जाते थे, तो वो गलत बात नहीं है। इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इस डाइवर्सिटी के कारण इंडिया में सब चीज प्रेजेंट है। बट वो टेक्नोलॉजी, चूंकि अब पॉपुलेशन इतना बढ़ गई है, लोगों को बहुत सारी चीजों की फास्ट जरूरत पड़ती है, तो वो जो पॉपुलेशन को जो स्किल डेवलपमेंट जो होता है, वो चूंकि हम लोग पीछे रह गए। मेरा मानना है कि एजुकेशन सिस्टम जो है भारत का, वो अभी भी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। हम लोग कुछ भी चीज सिखाते हैं या लर्न करवाते हैं बच्चों को, तो वो सिखाते हैं एक ट्रेडिशन सा बना हुआ है कि मैंने भी a+b का होल स्क्वायर सीखा था, तो मैं अपने बच्चों को a+b का होल स्क्वायर सिखाया, क्योंकि टीचर्स ने भी मुझे सिखाया, तो ये एक ट्रेडिशन सा बन गया। बट a+b का होल स्क्वायर का कहीं भी यूज नहीं है। या आप हिस्ट्री का डेट्स बताते हो कि आपका जो है पानीपत का युद्ध हुआ था 17 देश में और 16 देश में, तो उस पानीपत के युद्ध कब हुआ था उससे क्या मतलब है? हम लोग हिस्ट्री से सीखेंगे कि आखिर उसमें क्या गलत हुआ था और क्या अच्छा हुआ था। बट कहीं भी स्किल डेवलपमेंट का कोई ऐसा कोर्स नहीं है स्कूलिंग में। हम लोग इससे अच्छा होता है ना, हम लोग जो छोटे जिसको प्ले स्कूल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें प्री नर्सरी एलकेजी के बच्चे को हम लोग अब जिस तरह से एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे वो प्ले स्कूल के जब आने प्री नर्सरी स्कूल का जो स्ट्रक्चर है उसमें बच्चे को हम लोग ज्यादा स्किल सिखा रहे हैं कंपेयर टू 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे को। तो आत्मनिर्भर तो भारत पहले से ही है, बट सिर्फ क्या है कि लोगों में ये जागरूक करने की जरूरत है। और मैं मन की बात सुन रहा था हमारे पीएम सर की जो संडे हुई थी, उसमें मैंने ये जो हमारा ये आपका जो आसाम का जो एरिया है, जो 7 स्टेट्स हैं, उन्होंने एक चीज उसमें बताया कि वहां के लोग बांस होती है ना, बैम्बू, उसका बोतल बना रहे हैं। वो भी में भी जो है थोड़ा आयुर्वेदिक या फिर जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उसका भी काफी उसमें टेक्सचर दिया हुआ है। और वो जो बैम्बू का जो बोतल बना है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो प्लास्टिक बोतल से लाख गुना अच्छा है। तो ये सब स्वदेश, हम लोग आत्मनिर्भर से ही हो रहा है। स्वदेशी रोजगार, हम लोग स्वदेशी मेला, आपको शायद वो वेस्टर्न में नहीं है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनने के एकदम नजदीक हैं। बट जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्किल डेवलपमेंट का, अब तो कोर्स भी हो रही है स्किल डेवलपमेंट की कोर्स। धीरे धीरे जब जनरेशन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि हम लोग 100% आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जी सर, उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही हो। और अभी एक मिनट रखते हैं हमारे ऑडियंस के लिए, अगर उनको आपसे कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। जब तक हमारी ऑडियंस अपने सवाल के साथ आगे आती है, मेरी एक और सवाल है आपसे, और वो ये है कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, वो ये है कि लाइफ स्किल हमें किताबें नहीं सिखाती, वो शायद हम बचपन से सीखते हैं या कई बार अपने संस्कारों या फैमिली वैल्यू से सीखते हैं। तो मैं अगर बात करूं, अभी आज के बच्चे जो मार्क्स पीछे भाग रहे हैं, उनको 95, 97 आ जाता, फिर भी उनको चैन नहीं है। वो उनके चेहरे पे ये खुशी नहीं होती कि वो इतनी आगे आए, बट ये अफसोस होता है यार 2 मार्क्स से रह गया। तो ये मार्क सिस्टम जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है क्या? ऐसा सचमुच है कि 10th या +2 के रिजल्ट में अगर आप 97, 98 ले आते तो आपको सब कुछ मिल गया, या क्या कहना चाहेंगे इस बात के बारे में? एक्चुअली आपका नाम विदिशा है ना? विदिशा जी? हाँ जी। एक्चुअली देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2010 के बाद जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सीसी पैटर्न्स लगाया गया था सीबीएसई में, जिसमें मार्क्स नहीं मिलते थे, ग्रेड मिलते थे 10th लेवल पर। ये 10th लेवल तक ही रह गया, ये सिर्फ सीबीएसई में हुआ। और फिर लेकिन जब
बीजेपी की सरकार आ गई, तो जब हमारे प्रकाश जावड़ेकर सर जब बने थे ये एचआरडी मिनिस्टर, तो उन्होंने वापस से परसेंटाइल लाई दिया। मेरा हर एक पेरेंट से कहना है, और खासकर मैं अपने क्लासेस में स्टूडेंट से भी ज्यादा ये जब कनेक्ट होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़िए, आप नॉलेज के लिए पढ़िए। क्योंकि जब अभी का जो एज है, युग, ये जो एज चल रहा है, ये चल रहा है आपका कंपटीशन का। आपने रट्टा मार करके ले आया 97%। अब मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों से जो भी सुन रहे हैं ऑडियंस, आप IITs को देख लीजिए। मैं जब IITs के रिजल्ट्स को जब मैं वॉच करता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने IITs किया है, जैसे IIT रुड़की में हमारा एक अभी रिसेंटली बच्चा है राज नारनोली, उन्होंने एडमिशन लिया है, उनका सिलेक्शन हुआ था। राज कोई बहुत टैलेंटेड लड़का नहीं था, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, नो डाउट, क्योंकि मैथ्स मेरे से पढ़ा, खासकर मुझे श्रेय देता है, मैथ्स उनका बहुत अच्छा था, बट साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी। एवरेज स्टूडेंट थे, लाइक 70-80% मार्क्स उनको आता था। हाँ, लेकिन उन्होंने IIT में जब मेंस निकाला तो उनको 1800 रैंक आया था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं आज की डेट में जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बट मेरा कहने का मतलब मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है उनके पास, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर और अपने स्किल के दम पर आज देखिए नंबर 1 है। आप रिसेंटली हमारे महेंद्र सिंह धोनी सर को देख लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी बहुत हायर एजुकेशन में नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने देखिए अपने क्रिकेट में या स्पोर्ट्स के फील्ड में आज नंबर 1 है, इंडिया के नंबर 1 बैट्समैन और प्लेयर्स में काउंट होते हैं। सचिन तेंदुलकर हैं। मेरा कहना है कि लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में ना, एक्टिविटीज जिसको हम लोग सबके रिसर्च करते हैं, लोग रिसर्च करना चालू करते हैं। आज बहुत सारे देखिए ये जो एंटरप्रेन्योर्स का भी एज चल रहा है, ये जो बहुत लोग न्यू अलग अलग आइडियाज लेकर के बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे भी बहुत टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन अपनी स्किल के दम पर उनके घर की जो, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कार, बच्चों को जो मिलता है, जैसे परवरिश होती है। कुछ बच्चे जो है जो सोसाइटी से भी परवरिश जो होती है वो 2 तरह से होती है, या तो कोई परिवार परवरिश बहुत अपने बच्चे का अच्छा करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोसाइटी में रह करके अपने आसपास के लोगों को देख करके, समझ करके, उनके गुणों को लेकर के भी काफी अच्छा करता है। जी सर, बिल्कुल। हमारे ऑडियंस की तरफ से आपके लिए पहला सवाल है ये, और वो ये है कि आप उन्हें बहुत फिट और तंदुरुस्त दिख रहे हैं, और इसका राज क्या है, और अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ चीजें हमसे शेयर कीजिए। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है, एक्चुअली हर बार मैं बिहार वर्ड बोल रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, बट ऐसा नहीं है, कोई भी स्टेट से होते हैं, हर स्टेट का अलग खान पान है। क्योंकि मैं अपने स्टेट का खान पान बता रहा हूँ कि हम लोग के स्टेट में जो ज्यादातर लोग जो है वो चावल, रोटी, सब्जी और जो घर का जो फूड, हम लोग जो घर का खाना, सिंपल फूड जो उसको बोलते हैं, वो खाते हैं। और जनरली इसके अलावा मूंग, चना, किशमिश, ये सब जो है वो मॉर्निंग आवर्स में लेते हैं। और थोड़ा योगा, आज तो योगा का समय है, पहले जब से इधर 10 सालों में देखिए योगा का ट्रेंड, हम लोग योग दिवस भी मनाते हैं 21 जून को। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि आप कितने भी बिजी हों, कितना भी आप हाई स्टैंडर्ड, हाई लेवल पे चले जाइए, अपने खान पान और एक्सरसाइज, ये 2 चीज को कभी नहीं छोड़िएगा। रेगुलर टाइम पर, कितना भी बिजी हो, आपको एक टाइम सेट कर लीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी। उस टाइम पर आपका एकदम हेल्दी फूड्स हेल्दी होनी चाहिए, और उसमें योगा या फिर एक्सरसाइज, जिम भी करते हैं, मैं योगा को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, लोग योगा ज्यादा करें, उससे लोग फिट होते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए, सबके लिए ये मेरा एक सजेशन रहेगा। जी सर, शुक्रिया। एक आखिरी सवाल हमारे ऑडियंस की तरफ से आपके लिए। हमारे देश के बच्चों को हम इंडियन खाने के बारे में कैसे और इंफॉर्मेशन और जानकारी दे सकते हैं कि वो जो उनका जो ये जंक फूड की तरफ जाने वाला फैशन या स्टाइल है, वो मुड़ के वापस अपने खाने और अपने सभ्यता की तरफ आ जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आखिर कोई जंक फूड, आखिर बच्चा जो है वो जंक फूड क्यों खाता है, पहले हम लोग इस पर रिसर्च कर लें। तो जंक फूड इसलिए खाता है
कि उसको जंक फूड में टेस्टी लगता है और वो तुरंत बन जाता है। लोग कहते हैं मैगी 2 मिनट में बन जाते हैं, मैगी लाओ 2 मिनट बनाओ खा लो। मेरा हर पेरेंट्स या गार्जियन से एक सजेशन है कि घर में आप जो एक सब्जी बनाते हो सिंपल, ठीक है, अगर उस सब्जी को भी थोड़ा टेस्टी बनाएंगे, साधारण नहीं टेस्टी बनाएंगे, और अगर आप खुद, अगर मैं खुद जंक फूड नहीं खा रहा हूँ, हेल्दी फूड्स खाता हूँ, तो मेरे जो बच्चे जब वो जन्म से मेरे साथ चलेंगे तो मैं उनको भी सेम चीज खिलाऊंगा। जब वो एक बच्चे क्या होते हैं कि पहले एक परिवार में रहते हैं, जब एज ऑफ 3, 4, 5 इयर्स हो जाते हैं तब वो स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सोसाइटी के लोगों से मिलते हैं। तो उस समय अगर सभी लोगों का जो लाइफस्टाइल खाने पीने का अगर एक जैसा रहेगा, इट मींस कि वो जंक फूड को अवॉइड कर रहे हैं। इवन स्कूल्स में भी मैं बहुत सारे स्कूल्स में मैं देखा हूँ, या मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि आप जब टिफिन पीरियड होती है तो कृपया करके एक बार अपने आप राउंड लगाइए अपने बच्चों के पास जाकर के, देखिए कि वो क्या खा रहे हैं। मैं पर्सनली मैं बताता हूँ, जब टिफिन होती है तो मैं खुद पर्सनली अपने केबिन से निकल के सारे क्लासेस में जाकर के छत पर या ग्राउंड में जाकर के बच्चे को देखता हूँ कि वो क्या खा रहे हैं। इवन कुछ बच्चों को मैं खिलाता भी हूँ, इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है कि आज मुझे राहुल सर ने आके खिलाया। ये जो बच्चे बोलते हैं क्लास में, मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि देखो ये जो पैकेट्स वाले सामान है या फिर जंक फूड है, ये सब नहीं आपको खानी है। अगर कुछ घर में तो ये मैं देखता हूँ कि लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। सुबह उठो, बच्चा जो है वो मैगी डिमांड करता है, शाम में पास्ता डिमांड करता है। तो मेरा कहना, पास्ता से रिलेटेड भी ऐसा चीज आप उसको दे सकते हो खाने के लिए, ठीक है। जैसे चना जो होता है, लोग चना को भी नींबू डाल के और बहुत सारा टेस्टर डाल करके भी उसको बहुत अच्छा बनाते हैं, टेस्टी हो जाता है वो। तो आई थिंक इस टाइप का जब हम लोग लाइफस्टाइल में डाल देंगे इस सब फूड्स को, तो आई थिंक धीरे धीरे से चेंजेस आने चालू हो जाए। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरे तरफ से आपके लिए। आपने बिहार की जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कुछ बिहार के फेमस खाने के बारे में। 2-3 वहाँ के फेमस जो खाने हैं वो बताइए। ये तो वर्ल्ड लेवल में फेमस है लिट्टी चोखा। जी। हम लोग लिट्टी चोखा जो खाते हैं, और खासकर ये लिट्टी चोखा जो खाते हैं ना, जब वो हम लोग एक्चुअली जब शादी ब्याह या किसी पार्टीज में हम लोग जब गांव घर में होती है, तो स्पेशली एक रात को ना हम लोग एक लिट्टी का एक बहुत बड़ा स्टॉल मतलब ये लगाते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो आप जनरली लिट्टी ना छोटे छोटे देखे होंगे, लेकिन हम लोग का लिट्टी मतलब बड़ा बड़ा, और उसका जो अंदर का जो टेस्टर होता है, आप कभी एक लिट्टी अगर आप खा लोगे, या आप में से जो लोग नहीं इस फैमिली से जुड़े नहीं होंगे तो वो कभी उस चीज को देखेंगे तो वो उनको इस बात का एहसास हो जाए कि हाँ, आखिर बिहार का ये लिट्टी चोखा क्यों इतना वर्ल्ड फेमस है। चोखा में क्या होता है, आलू होता है और वो सिंपल जो टेस्टर वो रहता है। कुछ आजकल तो अब नया फैशन आ गया, तो चटनी लोग भी बनाते हैं, जो पहले तो ये नहीं था। उसके बाद हम लोग, एक तो ये फेमस है, दूसरा है हम लोग चना, अंकुरित चना जो है, चना को अंकुरित पानी में फुला करके खाने का बहुत शौकीन लोग होते हैं। कहीं भी जाते हो चना लेके जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अंकुरित भी हो जाता है तो और अच्छा लगता है। तो ये सब है जो मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है कि जो हम लोग की सोसाइटी में है, और ये हेल्दी फूड्स में काउंटेड होता है। तो कहीं भी जंक फूड नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लोगों के एक क्वेश्चन से हटकर एक मैं व्यंग बताना चाह रहा हूँ कि मैंने न्यूज में देखा ये कि इंग्लैंड, हमारा जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन, वहाँ के जो बोरिस जॉनसन, वहाँ के जो प्रधानमंत्री आई थिंक, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब उन्हें कोरोना हो गया था तो बहुत मोटे थे वो, 107 kg के थे। फिर वो एक्सरसाइज, योगा, दिस दैट करना अपना चालू किया, और अभी वो 100 बिलो 100 आ गए हैं। तो मेरा कहना है कि कोई भी डिजीज जो है उसमें बहुत ही बड़ा ग्रुप जो है डिजीज का, वो फूड्स के या हेल्दी फूड्स के थ्रू आप बच सकते हो, जिसमें आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपको किसी डॉक्टर से मिलना नहीं पड़ेगा। अगर आज के डेट में कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए क्योंकि इंडिया का सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का नॉर्मल सा कॉस्ट 10,000, 20,000, 50,000 हो जाता है।
मेरा कहना है कि अगर वो 10-20 हजार रुपया अपने खान पान में लगा देंगे तो उनको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो टाइम बचेगा, दूसरी बात उनको जो परेशानी होता है हॉस्पिटल में जाकर के दौड़ना, चक्कर लगाना, वो सब बचे। तो मेरे ख्याल से हेल्दी फूड्स बहुत ही जरूरी है। और मैं आपकी भी काफी, आप लोग की भी मैं काफी सराहना करना चाहूंगा कि आप इस तरह की इस पेंडेमिक में ये सब आप करवा रहे हो। आई थिंक ये बेस्ट है। और भी लोगों को, और भी जगह, हर अलग अलग एरियाज के लोगों को जोड़िएगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये काफी स्प्रेडिंग हो जाएगा सब एरिया में और लोग निश्चित रूप से हेल्दी फूड्स की तरफ आएंगे। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद हमारे साथ हेल्दी चाट विद हे फूडी में आने के लिए। आपको भी, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। जी सर। सर, हे फूडी का अपना तरीका है हमारे जो गेस्ट स्पीकर होते हैं उनको सम्मान करने का। तो आपके मेल पे हमारे तरफ से एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जाएगा, उसे स्वीकार कीजिएगा और हमारा वो आपको एक स्मॉल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है। आपने जो भी सारी बातें हमसे शेयर की बहुत ज्यादा नॉलेजफुल थी और बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। उम्मीद है कि आप और आपके घर वाले सारे अच्छे सेहत में रहे और खुश रहे। नमस्ते। ओके, थैंक यू।